हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। 1857 की क्रांति की इस सीरीज़ के माध्यम से 1857 क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं 1857 क्रांति के कारण क्या थे। तो 1857 क्रांति के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण एवं सैनिक कारण। और एक कारण था तत्कालीन कारण, जो चरी वाले कास्तूरों का प्रयोग किया गया था। अब आपको पता होगा कि चरी वाले कास्तूरों का प्रयोग कहाँ किया गया था और कैसे मना किया गया था चरी वाले कास्तूरों का प्रयोग करने से, तो हम इस सीरीज़ के माध्यम से समझेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा था कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजय झंडा फहराने लगे? किसने कहा है? R.D. मैकलन ने 1857 में कहा। कहाँ कहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में, मतलब ब्रिटिश संसद में कहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष ने। और ये अध्यक्ष वहाँ होते थे इंग्लैंड में, भारत में नहीं होते थे, भारत में गवर्नर होते थे, फिर बाद में गवर्नर जनरल बनने लगे, बाद फिर वायसराय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष ने कहा था, और वो भी ब्रिटिश संसद में 1857 में कहा। तो ये बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस झगड़े का मूल कारण? मतलब जब लोगों को ईसाई मसीह बना रहे थे तो इस बात से लोग क्रोधित हो गए और इसी वजह से 1857 क्रांति हुई। किसने कहा है? लॉर्ड सेफ्ट-सवरी ने कहा है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि भारत पर हमारा अधिकार करने का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है? किसने कहा था? मेजर एडवर्ड्स ने कहा था। ये राजस्थान में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा है? चार्ल्स नेपियर ने कहा है। मतलब ये मान लीजिए कि बंगाल के जो बड़े बड़े सैनिक थे उनको कुछ भी पैसों में खरीद लेना, इसी वजह से उसने कहा था। अब देखिए थोड़ा सा मैप देखिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कौन सा गवर्नर जनरल मुग़ल सम्राट के बराबरी के स्तर पर मिला था? जो मतलब होता है पहले, उससे पहले मुग़लों से कोई बराबरी के स्तर पर नहीं मिला था। कौन मिला था? लॉर्ड एमस्ट। लॉर्ड एमस्ट कब से कब तक भारत का गवर्नर रहा था? 1823 से 1828 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड एमस्ट और मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय बराबरी के स्तर पर कब मिले थे? तो कब मिले थे? 1823 ईस्वी में मिले थे, और अकबर 1837 ईस्वी तक भारत का मुग़ल सम्राट रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने मुग़ल सम्राट को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था? तो किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड कब तक रहा? 1836 से 1842 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने मुग़ल सम्राट को भेंट देनी बंद कर दी और सिक्कों पर से उसका नाम हटा दिया? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था? 1842 से 44 तक। इस एलनबरो ने सिंध को 1843 ईस्वी में मियादी के युद्ध में पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके चलते इसको आवाज़ से बर्खास्त कर दिया गया था इसके पद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ये घोषणा की कि मुग़ल बादशाह बहादुर जफ़र के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अब मुग़ल बादशाह को क्या करना? लाल किला छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये आपने देखा है, तो ध्यान से देखिए, समझना, फिर मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में मुग़ल सम्राट को लाल किला को खाली करने के पश्चात कहाँ रहने को कहा? कहाँ रहने को कहा? मेहरौली में। जो अभी आपने चित्र देखा है, मेहरौली कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने घोषणा की अब मुग़ल बादशाह बहादुर जफ़र के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे? अर्थात मुग़ल सम्राटों
सम्राटों की उपाधि से भी उन्हें वंचित किया जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। अब लॉर्ड कैनिंग ने कहा था ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके साथ नहीं दिया। किसका साथ नहीं दिया? लॉर्ड डलहौजी का ना दिया, ना लॉर्ड कैनिंग का दिया। और मुग़लों के शहजादे फर्रुखदीन को उत्तराधिकारी बना दिया और उसकी मृत्यु के बाद मिर्ज़ा कोयास को युवराज बनाया। तो मिर्ज़ा कोयास ने बादशाह के स्थान पर स्वयं को शहजादा कहलाना एवं लाल किला खाली करना एवं 1 लाख रुपये मासिक पेंशन के स्थान पर 15,000 रुपये मासिक पेंशन लेना स्वीकार कर लिया था। कि सारी चीज़ें उनकी शर्तें मान ली कि हम लाल किला खाली कर देंगे, हम पेंशन इतनी से 15,000 रुपये ले लेंगे, लेकिन हम युवराज भी कहलाएंगे, हम बादशाह नहीं कहलाएंगे। इसी वजह से लेकिन जब क्रांति हो जाती है उसके बाद इनके पदों को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है। और जहाँ रंगून भेजने के बाद वहाँ पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको रखना है कि कौन सा मुग़ल बादशाह जो शहजादा बना तो कौन था? फर्रुखदीन। और कौन सा युवराज बना था? तो युवराज बना था मिर्ज़ा कोयास। ये IAS में एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने कब घोषणा की अब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उत्तराधिकारी नहीं कहलाएंगे? 1856 ईस्वी में ये घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हड़प नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लेस के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो मैं आपको विस्तार से समझाएंगे इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किसको? सतारा को 1848 ईस्वी में। इस समय सतारा के राजा कौन थे? अप्पा साहेब थे, जिन्हें उनके पद से उन्हें बर्खास्त करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत किन किन प्रमुख राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? सतारा, जैतपुर, संभल, बगाट, उदयपुर, झांसी और करौली। देखो मैंने सतारा तो 1848 में मिलाया गया। जैतपुर कब मिलाया गया? 1849 ईस्वी में। जैतपुर कहाँ पर था? बुंदेलखंड में। और संबलपुर को मिलाया गया 1849 में, ये कहाँ था? उड़ीसा में। बगाट को मिलाया गया था 1850 में, बगाट कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में। उदयपुर को मिलाया था 1852 में, ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। झांसी को मिलाया गया था 1853 में, ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। नागपुर को मिलाया गया 1854 में और करौली को मिलाया गया था 1855 में। लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसके बारे में लोगों को क्वेश्चन आता है लेकिन पता नहीं होता। सिक्किम को 1850 ईस्वी में भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करौली राज्य को स्वाधीन ठहराया और उसे ब्रिटिश राज्य में किस वर्ष नहीं मिलाया? देखो किस वर्ष नहीं मिलाया? 1855 में। लॉर्ड डलहौजी ने तो कह दिया कि मिलाएंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ होते थे? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसको मिलाया था? अवध को 1856 में। मतलब अवध पर यह आरोप लगाया कि वे अपना राज्य सही प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं या ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके राज्य में अराजकता फैल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जमींदारों की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की थी? तो किस आयोग की स्थापना की थी? इनाम आयोग की स्थापना की थी। अब इनाम आयोग की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था उसका? भाई इनाम आयोग की स्थापना की थी तो एक बात थी कि 1812 ईस्वी में बरेली में कर उगाही का कार्य 10 माह में पूर्ण कर लिया गया और करते हुए भू राजस्व 14,73,148 रुपये अधिक वसूले गए। सरकार ने कर वसूल करने पर उन अधिकारियों को बधाई दी, लेकिन इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ये कर उन्होंने कैसे वसूला है, किस फॉर्मूले से वसूला है। इन चीज़ों को माइंड में, अंग्रेज़ों के माइंड में आ गया कि ज़मींदारों पैसे वाले हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, इन पे इतना पैसा कैसे आ रहा है कि 10 महीने में
14,73,000 इतने पैसे वसूल कर रहे हैं। किस मतलब आधार पर ले रहे हैं कि कर का उद्देश्य क्या है इनका। तो इसी वजह से आगे चल के इनके माइंड में चलता रहा और इन्होंने एक आयोग की स्थापना की थी, इनाम आयोग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कब इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसके बाद लगभग 20,000 जागीरें जब्त की 1854 में। मैंने अभी बताया जिस तरह से 10 महीने में जागीर प्राप्त हुई, बताया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया गया? किसके तहत? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम या लेक्स लॉगी अधिनियम के तहत, जिसे लेक्स लॉगी अधिनियम कहते हैं, के तहत ये लागू किया गया। जिसके कब लागू किया गया था? 1885 ईस्वी में। जैसे कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति दी जाएगी। अगर जो ग्रहण नहीं करता तो उसे उस पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अगर 2 भाई हैं, जैसे 3 भाई हैं, जो भी होता है फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई तथा कैदियों का भोजन एक गैर ब्राह्मण द्वारा बनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया, जिससे कैदियों को लगा कि उन्हें ईसाई बनाया जाए। 1854 पहले के लोगों के लिए जो भोजन बनाता था वह ब्राह्मण व्यक्ति बनाता था, जिसे लगता था उन्हें कि ये ब्राह्मण व्यक्ति है, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाएगा। तो इनके डाउट हो गया कि अब हमें ये ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई बनने वाले किस हिंदू ने कहा कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक ईसा धर्म की शिक्षा देता है? तो गोपीनाथ ने स्वयं स्वीकार बताया जनता को। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले उससे पहले देखते हैं बक्सर का युद्ध। देखा आपने चित्र देखा? अब देखिए क्या भारत में सिपाहियों ने पहली बार कब विद्रोह किया था? तो पहली बार 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में विद्रोह किया था। पहले ये लोग पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़े, फिर बाद में इन्होंने महसूस किया कि हम गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर ये मीर कासिम के साथ मिल गए और फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने देखा बेलोर का सिपाही विद्रोह, चित्र देखा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना और ध्यान समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में धार्मिक आधार पर कब विद्रोह हुआ? तो कब विद्रोह हुआ? आपसे सन पूछिए। तो 10 जुलाई 1806 ईस्वी में। डेट भी याद रखना, 10 जुलाई 1806 ईस्वी में। ये चित्र देखिए, ध्यान से समझना, ध्यान देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में धार्मिक विद्रोह कहाँ पर हुआ? वेलोर में हुआ। ये धार्मिक विद्रोह क्यों हुआ? कि सिपाहियों को जो चंदन का तिलक होता है और कान में कुंडल और कड़े, इस तरह की सारी चीज़ें पहनने से मना कर दिया गया और उन्हें एक तरह की पगड़ी बांधने और माथे पर तिलक लगाने की आज्ञा दी। एक तरह से अलग पगड़ी पहनने का और माथे पर तिलक ना लगाने के लिए कहा। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। याद रखना कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉन बार्लो थे। तो ये कैसा विद्रोह? धार्मिक विद्रोह, क्योंकि उन्हें माथे पर चंदन का तिलक ना लगाने के लिए कहा गया और कान में कुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1824 में किस रेजिडेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया? क्योंकि हिंदुओं के लिए समुद्र पार कर जाने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना। बैरकपुर की 47वीं रेजिडेंट है। बैरकपुर की 47वीं रेजिडेंट में एक सैनिक था, वो अफगान युद्ध से आया, उसका नाम था सीताराम नामक सिपाही। जब वह युद्ध करके लौटा तो गांव वालों ने उसे उसकी ज़मीन जो संपत्ति से उससे ही बेघर बाहर कर दिया और गांव से भी बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये युद्ध करके समुद्र पार करके आया है, इस वजह से उनका धर्म नष्ट हो गया है। और इस जो बातें हैं कि धर्म नष्ट हो जाना समुद्र पार, इस प्रकार की बातें सीताराम नामक व्यक्ति ने बताई हैं कि जब मैं युद्ध अफगानों से करके आया जब तो उस समय मुझे मेरी जागीर, संपत्ति और घर से और गाँव से भी बाहर कर दिया गया।
कहाँ से कर दिया, गांव से। और बैरकपुर से ही शुरुआत होती है कहाँ की, 1857 क्रांति की। और यही सी छावनी का मंगल पांडे था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दोगुना वेतन भत्ते के विरोध में 1844 ईस्वी में किस रेजिडेंट ने विद्रोह कर दिया, इसके नेताओं को सजा दी गई और रेजिडेंट भंग कर दिया गया। फिरोजपुर की 64वीं रेजिडेंट। फिरोजपुर कहाँ पर था उस समय, पंजाब में था। पंजाब जो आज के समय देख रहे हो आपने देखा है, पंजाब पहले अलग प्रांत क्या होती है, प्रेसिडेंसी होती थी, 3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाककर अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके पारित होने पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। 1854 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका तात्पर्य ये था कि अब भारतीय सैनिकों को कोई भी पत्र भेजने के लिए शुल्क देना पड़ेगा, भले 4 आना 10 आना कोई भी हो, वो आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि सेना के सभी भावी सैनिकों को ये स्वीकार करना हुआ कि जहाँ कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी वे वहाँ अपनी सेवा देंगे। जनरल सर्विस एलिजिमेंट या सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम के तहत कि कोई भी समय होगा आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनरल सर्विस एलिजिमेंट एक्ट अर्थात सैन्य अधिनियम कब पारित किया गया, जिसके अनुसार सेना के सभी सैनिक समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। तो कब किया गया, 1856 में। आपसे पूछ सकता है सैन्य अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी लोहे वाली किस बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। तो किसके स्थान पर किया था, ब्राउन बेस के स्थान पर इसका निश्चय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राइफल इनफील्ड का प्रयोग कहाँ करने का निश्चय किया गया। दमदम कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। अम्बाला आपको पता है हरियाणा। सियालकोट पाकिस्तान। तो 3 स्थानों पर न्यू राइफल इनफील्ड का प्रयोग करने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने न्यू इनफील्ड राइफल के बारे में कहा। ये नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने के पहले ही मार देती है। मतलब इसके बारे में कहा कि इतनी ऐसी बंदूक है जो चलने से पहले ही लोगों को मार देती है। किसने कहा था, नाना साहब। नाना साहब कौन थे, बाजीराव के दत्तक पुत्र, जिन्होंने 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय कहाँ किया गया, दिसंबर 1856 ईस्वी में। कहाँ पर था, बुरहानपुर में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कहाँ के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था। तो कहाँ के सैनिकों ने, दमदम सैनिकों। दमदम कहाँ, पश्चिम बंगाल से 120 किलोमीटर दूर था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 फरवरी 1857 ईस्वी को कहाँ के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बहरामपुर या बुरहानपुर के सैनिकों ने प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहरामपुर या बुरहानपुर के किस रेजिमेंट कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो 19वीं NI रेजिडेंट मना कर दिया। 19वीं रेजिडेंट क्या थी, देखिए समझिए, वहाँ के कमांडर ऑफिसर कर्नल मिसोल थे। इन्होंने जब ये विद्रोह हो गया था या 19वीं रेजिडेंट ने इन विद्रोह का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो कर्नल मिसेल ने इस विद्रोह को दबा दिया और इसी विद्रोह को 1857 का विद्रोह प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोहियों ने किस तारीख को क्रांति शुरू होने का दिन निश्चय किया था। तो 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति करने का निश्चय दिन माना गया था या बनाया गया था। तो नेक्स्ट आपने चित्र देखा, कमल और रोटी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। ये कमल रोटी का प्रयोग मराठाओं ने किया था। तो मराठाओं की देन है कमल रोटी को किस तरह से प्रयोग में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
29 मार्च 1857 ईस्वी को कहाँ के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था? तो बैरकपुर की 19वीं रेजिडेंट ने मना कर दिया था, सॉरी 34वीं रेजिडेंट ने। 34वीं NI रेजिडेंट के किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो किसने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने प्रयोग करने से मना कर दिया था। बात और कुछ भी थी, वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट आपने चित्र देखा किस तरह से युद्ध हो रहा है आपस में। अब देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किन अधिकारियों की हत्या कर दी थी? तो किन अधिकारियों की हत्या कर दी थी? लेफ्टिनेंट बाग एवं सर्जेंट ह्यूसन की हत्या दी, लेकिन सर्जेंट ह्यूसन बच गया था और लेफ्टिनेंट बाग इस में मारा गया था। किसमें? इस झड़प में जो मंगल पांडे और इनके मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 क्रांति के विद्रोह के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडर ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हैरिस 34वीं NI रेजिडेंट का ऑफिसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को ना पकड़ना या उसके देने के आरोप में किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? ईश्वरी पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। इसने पकड़ा नहीं था मंगल पांडे को, इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए, चित्र देखा आपने, अब चित्र के माध्यम से क्वेश्चन समझिए। किस हिंदू हवलदार ने मंगल पांडे को पकड़ा था? शेख पलटू ने पकड़ा था, वो शेख पलटू था। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखा आपने चित्र देखा, अब प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे को किस तिथि को फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। यही प्रथम क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न, किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आततायी प्रवृत्ति का बताया? जॉन विलियम ने बताया। कैसे प्रवृत्ति का मतलब जिसे कहते हैं गुस्साई प्रवृत्ति, विद्रोही प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटियां बनाकर पड़ोसी गांव में बांटकर 1857 के विद्रोह की योजना बनाने का उल्लेख किसने किया है? मोहिउद्दीन हसन ने किया है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये रोटियां बनाकर पड़ोस में भेजना, और इससे पता चल जाता है कि कितने व्यक्ति हैं, कितनी रोटियां हैं। तो 11 व्यक्ति, 11 रोटियां कहाँ पर है? ये विद्रोह की भावना मराठों की देन है। नेक्स्ट प्रश्न, पेशवा बाजीराव को मिलने वाली पेंशन प्राप्त करने के लिए नाना साहब की तरफ से लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने कौन उपस्थित हुआ था? तो अजीमुल्ला खां उपस्थित हुए थे। अजीमुल्ला खां कौन थे? बाजीराव के सलाहकार या वकील थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतारा के पूर्व राजा प्रताप सिंह के अधिकारों की पुनर्प्राप्ति के लिए उनके वकील बनकर कौन लंदन गया था? रंगू बापूजी गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कीमिया युद्ध 5 अक्टूबर 1853 ईस्वी से 30 मार्च 1857 ईस्वी तक के दौरान कौन सा क्रांतिकारी उमर पाशा से मिला था? अजीमुल्ला मिला था। कीमिया युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तुर्की के मध्य और किसके? रूस के मध्य। तो तुर्की का साथ किसने दिया था? इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ने दिया था। तो अजीमुल्ला यहीं से मिला था उमर पाशा थे। उमर पाशा कहाँ के थे? तुर्की के राजा थे। तो मैंने आपको, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया कीमिया का युद्ध कब हुआ था। कीमिया युद्ध के बाद एक शांति होती है, पेरिस की शांति के युद्ध के माध्यम से कीमिया युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब ने अप्रैल मई 1857 में 3 पत्र चंदनगर के फ्रांसीसी गवर्नर के माध्यम से तथा एक पत्र सीधे किस फ्रांसीसी सम्राट के पास भेजा था? तो फ्रांस सम्राट नेपोलियन तृतीय। ये नेपोलियन प्रथम नहीं है, नेपोलियन प्रथम अलग है और नेपोलियन तृतीय अलग है। तो इसको भेजा था, नेपोलियन तृतीय को पत्र भेजा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन तृतीय के पास भेजे पत्रों पर किसके हस्ताक्षर थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IAS में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नाना साहब के एजेंट दुर्गा प्रसाद और भगवान दास के हस्ताक्षर थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो किस तिथि को इनकार कर दिया था? 24 अप्रैल 1857 को इनकार कर दिया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने चित्र देखा, आप क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति को मेरठ की 20वीं NI तथा 3LC की पैदल सैनिक टुकड़ियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया? कब? 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। उसके बाद की कहानी शुरू होती है विद्रोह। मेरठ में तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसे मेरठ के सिपाहियों को रोकने का प्रयास नहीं किया था? जॉन हैविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ के सिपाहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार किए जाने के समय दिल्ली में शस्त्रागार प्रमुख कौन था? जो पूरे बंदूक हवलदार होता कौन था? लेफ्टिनेंट ब्लोबी था। अब चित्र देखिए, आपने देखा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। मेरठ के सिपाही किस तिथि को दिल्ली पहुंचे थे? मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब आपने देखा, पूर्ण रूप से चित्र देखो, मुगल बादशाह भी हैं। अब प्रश्न, मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पर किस तिथि को अधिकार कर लिया? तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और इसी तिथि से अगर देखिए वास्तविक रूप से 1857 क्रांति प्रारंभ होती है, क्योंकि मुगल बादशाह को नाम मात्र का बादशाह बना दिया गया और पूरी क्रांति की भागदौड़ बख्त खां के हाथों में आ गई। तो ये सारी कहानी, अब इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे वो अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो इसी को यहाँ से मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जय हिंद।